नमस्ते। हम अपना नया वीडियो लेके हाजिर हैं। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण, जो कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा एमपी हैं, उनके सामने चार्जशीट फाइल कर दी है जून 15 को। जैसे कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने प्रॉमिस किया था हमारे रेसलर्स को। 500 पेज की चार्जशीट दाखिल हुई है। साथ ही साथ पुलिस ने एक 550 पेज की कैंसलेशन रिपोर्ट भी फाइल करी है। जो माइनर रेसलर है, जिसने पहले कंप्लेन करी थी मई 5 को, बाद में उनने जून 5 को रिकॉर्डेड स्टेटमेंट दे के उनने वो कंप्लेंट वापस खींच ली, कह के कि मैंने पहले फॉल्स कंप्लेंट फाइल करी थी। तो उसके बेसिस पे दिल्ली पुलिस ने अपनी एक कैंसलेशन रिपोर्ट फाइल करी है। इसका मतलब ये होता है कि बृजभूषण शरण सिंह के सामने जो केसेस अब लगे हुए हैं वो सेक्शन 354, 354A और 354D के तहत क्रिमिनल इंटिमिडेशन टू वायलेट अ वुमन्स मॉडेस्टी, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड फॉर स्टॉकिंग, इन सब की कलमों के तहत उनको चार्जशीट दाखिल की गई है उनके सामने। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे जो ऑफेंसेस जिनके जो कलमे हैं 35(4), 355A, 355D, ये दीज आर ऑल बेलेबल ऑफेंसेस। इसका मतलब कि जब उनने पहले पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया था उनको, तो अब भी उनका अरेस्ट होने का चांस नहीं है और वो नॉर्मली बाहर रह सकते हैं और कोर्ट इनमें अरेस्ट का कोई वो भी नहीं पूछेगी, और चाहे तो वो नेक्स्ट इलेक्शन में खड़े भी रह सकते हैं अगर ये केस आगे चलता रहा। ऑलरेडी आप जानते होंगे कि बृजभूषण शरण सिंह के सामने कई केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं और उसके बावजूद भी वो सालों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखने वाली बात ये है कि पुलिस ने जब पहले पॉक्सो का केस मई 5 को जब लगा हुआ था FIR, उन्हें तब अरेस्ट नहीं किया। और ख़ासकर बेल क्यों नहीं दी जाती है, वो इसलिए ताकि जो एक बाहुबली नेता है वो, या बाहुबली कोई भी अक्यूज्ड है, वो विक्टिम्स को इंटिमिडेट ना करे और उनको डराए धमका के उनसे ऐसा ना करवाए कि वो केस वापस ले ले। अब ये हो रखा है ऑलरेडी, वो नहीं अरेस्ट करे गए और इसीलिए वो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि जैसे माइनर ने वो कंप्लेन वापस ले ली और उनके फादर ने बताया कि मैंने गुस्से में आके ये कंप्लेन पहली वाली फाइल करी थी क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मेरी लड़की को रॉन्गली जज किया था एक रेसलिंग बाउट्स में और वो उसमें एलिमिनेट हो गई थी। ऑलरेडी ये कंप्लेन जो फाइल हुई उसमें रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर जी को भी इसमें चार्जशीट में उनका भी नाम है। उनको भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड अबेटमेंट के लिए उन्हें भी चार्जशीट किया गया है। देखा जाएगा तो इसका मतलब ये है कि शायद बृजभूषण शरण सिंह को इसमें कोई भी जेल नहीं होगी, बहुत ही कम संभावना ऐसी है। और देखते हैं कि आगे चल के सारे रेसलर्स क्या इस केस में अपने बयानों पे खड़े रहते हैं कि क्या उनको डराया धमकाया जा सकता है, क्या उनको इंटिमिडेट किया जा सकता है। अभी तक तो वो काफ़ी संघर्ष करके तब स्ट्रांगली खड़े हैं जो एक्यूजेशंस उनने लगाए हैं। तो आगे चल के हमें पता चलेगा। आपको हम बता दें पहले से कि जनवरी 18, 2023 इसी साल में पहली बार उनने प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद जनवरी 20 को अनुराग ठाकुर ने रेसलर्स को मिलकर प्रॉमिस किया था कि एक इंक्वायरी कमेटी बैठाएंगे, ओवरसाइट कमेटी, और वो अपनी रिपोर्ट दिखाएगी। पर 3 महीने के बाद जब और ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई तो अप्रैल 23 को रेसलर्स ने फिर धरना देने के वास्ते निर्णय लिया और वो जंतर मंतर में अप्रैल 23 से बैठ गए। इसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट जंतर मंतर में होते रहे। आपको पता है ये बहुत ही लंबा सिलसिला चल रहा है। रेसलर्स की डिमांड ये थी कि बृजभूषण शरण सिंह को अरेस्ट किया जाए और जो ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट है उसे पब्लिक की जाए, पर ये नहीं हुआ। इसके पहले अप्रैल 21 को रेसलर्स ने दिल्ली पुलिस के सामने एक कंप्लेंट फाइल करी थी बृजभूषण शरण सिंह के सामने, पर जब कोई एक्शन दिल्ली पुलिस ने नहीं लिया तो ये लोग ने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया अप्रैल 25 को। उसी के बाद दिल्ली पुलिस ने ये कंप्लेंट फाइल करी जिसको FIR में उनने
कन्वर्ट किया, जो कि अप्रैल 28 को हुआ। फिर भी इनकी धरने जारी थे क्योंकि इनकी मांग थी कि बृजभूषण शरण सिंह को अरेस्ट किया जाना चाहिए। और आपको बता दें कि पॉक्सो के तहत जब ये अनबेलेबल ऑफेंस है तो इसमें ज़्यादा बेल नहीं हो पाती। आप पता होगा कि आशाराम बापू के सामने भी पॉक्सो की कंप्लेन थी और इसीलिए उनको बेल नहीं मिली। लगातार वो बेल के बिना ही जेल में ही रहे तब तक कि जब तक कि उनकी सुनवाई नहीं हो और वो कन्विक्ट नहीं हो गए। इसी तरह से बृजभूषण शरण सिंह को भी अगर अरेस्ट किया जाता पॉक्सो के अंदर तो उन्हें बेल नहीं मिलती, पर दिल्ली पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया और वो अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेट करते रहे। इसी के चलते बहुत गुस्सा हो गए रेसलर्स और उनने मई 28 को, जिस दिन नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, उसी दिन उनने एक मार्च करने की सोची कि वो मार्च करके पार्लियामेंट तक जाएंगे और अपना मेमोरेंडम वहाँ पे देंगे। पर फिर पुलिस ने उनको वहीं पकड़ लिया और आप लोग ने देखा होगा किस तरह से उन हाथापाई हुई और किस तरह से उनको बहुत ही संघर्ष के बाद ठूस ठूस के उनको बस में बैठा के उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनके सामने काफ़ी कंप्लेंट्स फाइल हुई और फिर उनको रात को छोड़ दिया गया। 2 दिन के बाद 30 मई को रेसलर्स ने सोचा कि उन्हें कुछ इसके सामने, वो बहुत गुस्सा थे और उन्होंने ये डिसाइड किया वो गंगा में अपने मेडल सारे बहा देंगे। वो गंगा के पास गए भी, उस किनारे पे तट पे हरिद्वार में वो लोग गए थे और वहाँ पे किसान नेता नरेश टकेत ने उनसे 5 दिन का समय मांगा। उनसे कहा प्लीज़ आप 5 दिन रुक जाएं, हम इसको सरकार को कह के इसको मामले को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। 3 तारीख को अमित शाह ने उन रेसलर्स के साथ 2 घंटे की मीटिंग करी। मीटिंग में क्या हुआ ये तो नहीं पता है, पर 24 घंटे उसके बाद सारे रेसलर्स अपनी जॉब्स पे, जो उनके रेगुलर गवर्नमेंट जॉब्स है उसमें वो लोग वापस हो गए ज्वाइन। और 2 दिन बाद 48 आवर्स के अंदर वो माइनर ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली। अगर आप सारी क्रोनोलॉजी इसकी समझें तो आप देख पाएंगे किस तरह से ये धीरे धीरे केस काफ़ी वीकन कर दिया गया है। जून 7 को अनुराग ठाकुर, जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनने रेसलर्स को मिलकर ये अश्योरेंस दिया था कि वो जून 15 तक चार्जशीट दाखिल हो जाएगी और इसीलिए वो तब तक कोई दूसरा एक्शन ना लें और कोई भी प्रोटेस्ट ना करें। देखने वाली बात यह है कि एक्चुअली चार्जशीट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फाइल करता है, वो इंडिपेंडेंट होता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो अनुराग ठाकुर को किस तरह से पता था कि जून 15 तक चार्जशीट दाखिल हो जाएगी, जो कि जून 15 को ही चार्जशीट दाखिल हुई। पर इसमें स्पोर्ट्स मिनिस्टर का क्या रोल है? एक्चुअली उनका कोई रोल नहीं है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज इंडिपेंडेंट और उनके इन्वेस्टिगेशन में कोई दखल हो ही नहीं सकता है हमारे आईपीसी के तहत। पर फिर भी अनुराग ठाकुर ने जून 15 की डेट दी थी और 15 तारीख को ही दिल्ली पुलिस ने ये चार्जशीट फाइल करी। तो हमको क्या समझना चाहिए, अनुराग ठाकुर को ये नॉलेज किस तरह से था? क्या उनकी कोई दखल अंदाजी है इसमें? हैज़ ही बीन ट्राइंग टू इंटरफियर इन द इन्वेस्टिगेशन? क्या बात है कि उन्हें पता था कि इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रोब ख़त्म होगा और चार्जशीट 15 तारीख को दाखिल हो जाएगी? अब हमें देखना ये है कि जो जुलाई 4 को जो नेक्स्ट हियरिंग होगी उसमें क्या होता है। इस सारे मामलों में हमें ये तो पता चल गया है कि बृजभूषण शरण सिंह बहुत बाहुबली नेता हैं और इतने बाहुबली हैं कि कोई को भी उनके सामने एक्शन नहीं लेना था। दिल्ली पुलिस को एक्शन नहीं लेना था, गवर्नमेंट में भी इसमें कुछ आगे कदम उठाने का या उनको अरेस्ट के लिए अश्योरेंस नहीं दिया, जबकि रेसलर्स काफ़ी फेमस है इंटरनेशनली और काफ़ी थू हुई है गवर्नमेंट की और पुलिस की भी, फिर भी कोई टसेमस नहीं हुआ और बृजभूषण शरण सिंह का अरेस्ट नहीं हुआ। दूसरी तरफ से बृजभूषण शरण सिंह ने अपना बल दिखाते हुए जून 5 को अयोध्या में उनने एक बड़ा एक प्रोग्राम रखा था जिसमें उनने साधु और संत बुलाए थे, पर उसकी परमिशन, पुलिस परमिशन वो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने को उनको नहीं मिली। पर उनने ये तो दिखा दिया कि जो साधु संत अयोध्या के हैं वो डेफिनेटली उनको सपोर्ट करते हैं और वो कितने ज़्यादा बाहुबली नेता हैं ये इसका उनने डेफिनेटली एक प्रदर्शन किया वहाँ पे। अगले साल लोकसभा इलेक्शंस हैं। क्या इस लोकसभा इलेक्शंस में बृजभूषण
शरण सिंह का महत्व इतना ज़्यादा है कि काफ़ी थू-थू होने के बावजूद भी पुलिस को काफ़ी वीकन करने के बाद ये केस उनने फाइल किया। गवर्नमेंट ने भी इसमें कोई एक्शन या अरेस्ट का बिल्कुल अश्योरेंस एक बार भी नहीं दिया। आगे तो अपन को यही देखना है कि इस केस में क्या होता है। आप ज़रूर हमारे वीडियो पे कमेंट करिए, उसको लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।